क्या हो अगर एक सुबह आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? क्या हो अगर आप पर ऐसा जुर्म थोप दिया जाए जो आपने किया ही ना हो? और क्या हो जब सच साबित करने से पहले ही पूरी दुनिया आपको मुजरिम मान ले? एक कत्ल, एक भगोड़ा और सच्चाई की तलाश में शुरू होने वाला एक खतरनाक खेल। क्या हेनरी वाकई निर्दोष है या वो हम सबको अपनी कहानी में उलझा रहा है? आज की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये भरोसे, शक और साजिश के बीच की जंग है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है। आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज एक्सप्लेन्ड। घर के नौकर ने हेनरी को नीचे इंतजार करने को कहा और खुद ऊपर वाले कमरे की तरफ चला गया। हेनरी बैठक में अकेला बैठा था। कमरे की सजावट पहले से बिल्कुल अलग थी। भारी पर्दे, दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स और कोने में रखा चमकदार ग्रैंडफादर क्लॉक। वो चारों तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, डेरिक ने तो बहुत जल्दी तरक्की कर ली। 7 साल पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। यही इलाका, यही घर, लेकिन तब ये किराए का पुराना सा मकान था। वो और डेरिक दोनों साथ रहते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और किराया देने के लिए दो दो नौकरियां। दिन में क्लास, शाम को काम और रात में थके हुए इसी कमरे में बैठकर भविष्य के सपने। उस वक्त इस घर का किराया देना भी मुश्किल था और आज यही घर डेरिक ने खरीद लिया था। हेनरी के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। उसी समय कदमों की आहट आई। नौकर अंदर आया। सर, आपको मिस्टर डेरिक बुला रहे हैं, प्लीज मेरे पीछे आइए। हेनरी धीरे से उठा। कोई बात नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं इस घर से अच्छे से वाकिफ हूं। नौकर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। हेनरी बाहर निकला और सामने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां वही थीं, लकड़ी की, बस अब उन पर नया पॉलिश चढ़ा हुआ था। हर कदम के साथ उसके मन में पुरानी यादें साथ चल रही थीं। ऊपर का गलियारा पहले से ज्यादा सजा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि डेरिक का कमरा वही था, आखिरी कोने वाला। दरवाजा खुला था। अंदर एक बड़ा सा टेबल रखा था और उसके पीछे एक शख्स बैठा कुछ कागजों पर लिख रहा था। जैसे ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी, उसने धीरे से सिर उठाया। कलम को एक तरफ रखते हुए उसने सामने देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे हेनरी, तुम! इतने सालों के बाद! वो अपनी कुर्सी से उठ गया और हाथ बढ़ाते हुए हेनरी की तरफ बढ़ा। हेनरी कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने कमरे को एक नजर देखा, फिर डेरिक के चेहरे को। 7 साल पहले वाला लड़का अब कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी दिख रहा था। कपड़े महंगे, मेज पर करीने से रखी फाइलें और पीछे दीवार पर टंगा हुआ नया नक्शा। हाँ, बहुत साल हो गए। हेनरी ने डेरिक से हाथ मिलाया और धीमी आवाज में पूछा, डेरिक, क्या तुम बिजी थे? मैं बाद में आ जाऊं? अरे यार, तुम भी इन फॉर्मेलिटी में विश्वास करने लगे? और तुम मेरे दोस्त हो, खास दोस्त। तुम्हारे लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। ये कहते हुए उसने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा किया। बैठो। डेरिक खुद भी अपनी कुर्सी छोड़कर सोफे पर आ बैठा। फिर डेरिक ने पूछा, तो बताओ क्या लोगे? कॉफी, रम, विस्की? हेनरी ने बिना सोचे जवाब दिया, सिर्फ पानी। पानी? डेरिक ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतने समय के बाद मिले हो और पानी? कमाल करते हो हेनरी, तुम अभी तक नहीं बदले। हेनरी ने बस हल्की सी मुस्कान दी। डेरिक ने दीवार के पास लगी सर्वेंट बेल की रस्सी खींची। घंटी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज गई। कुछ ही पलों बाद सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। डेरिक ने आवाज लगाई, जैकब, 2 ड्रिंक्स बनाओ, मेरा दोस्त आया है। हेनरी शांत बैठा था। उसकी उंगलियां सोफे के हत्थे पर हल्के हल्के चल रही थीं। जैसे ही जैकब बाहर निकला, डेरिक ने थोड़ा हल्का माहौल बनाते हुए पूछा, और बताओ, गांव में सब कैसा चल रहा है? और हाँ, शादी की या अभी भी किताबों से ही मोहब्बत है? और फिर वो उठकर सामने रखी कांच की अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी खोली और उसमें से एक छोटा सा सिगरेट का डिब्बा निकाला। वो वापस आया। एक सिगरेट हेनरी की तरफ बढ़ाई और एक खुद के लिए निकाल ली। माचिस जलाई, पहले अपनी सिगरेट सुलगाई, फिर नजर उठाकर हेनरी को देखा। लो, तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड। हेनरी ने सिगरेट तो ले ली, पर वैसी चमक उसके चेहरे पर नहीं आई जैसी पहले आया करती थी। डेरिक ने फिर पूछा, हेनरी, क्या बात है? तुम कुछ खोए खोए लग रहे हो, सब ठीक है? उसने थोड़ी गंभीर आवाज में जोड़ा, मैंने तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड दिया और तुमने पहले जैसा उत्साह भी नहीं दिखाया। मैं जानता हूं तुम्हें ये कितना पसंद है। क्या बात है हेनरी? अब डेरिक के चेहरे के भाव बदल चुके थे। मजाक की जगह गंभीरता आ गई थी। हेनरी अभी भी चुप था, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, हाँ, सब ठीक है, गांव में कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। डेरिक ने उसकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, हेनरी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। चाहे इतने साल बाद मिले हों, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरा दोस्त कैसा इंसान है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो क्या बात है? यह सुनते ही हेनरी की आंखें भर आईं। उसने नजर झुका ली। डेरिक तुरंत उठा और उसके पास आकर बैठ गया। हेनरी, मेरे दोस्त, क्या बात है? ऐसे क्यों रो रहे हो? और अब हेनरी खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा।
कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। डेरिक समझ नहीं पा रहा था आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने इतने मजबूत इंसान को इस तरह तोड़ दिया। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हेनरी ने आंसू पोंछते हुए सिर उठाया। डेरिक ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जैकब, ड्रिंक्स हम नीचे आकर ले लेंगे, अभी तुम जाओ। कमरे में फिर सन्नाटा था। डेरिक ने हेनरी के कंधे पर हाथ रखा। हेनरी, मेरे दोस्त, बताओ किस बात के लिए तुम ऐसे रो रहे हो? हेनरी ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर जमा सब कुछ बाहर निकालने की हिम्मत जुटा रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया। कैसे पहले कर्नल साहब को एक अनजान खत मिला था। खत में किसी चेतावनी का भी जिक्र था। फिर कुछ ही दिनों में कर्नल की हत्या कर दी गई। हेनरी की आवाज़ टूट रही थी, लेकिन वो बोलता गया। उसने बताया कैसे पुलिस ने बिना ठीक से जांच किए उस पर शक किया, कैसे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे सवालों के बीच उसे अपराधी की तरह देखा जाने लगा। हिरासत से भागने की रात, फिर अंकल जेम्स की मदद, और फिर स्टेशन तक का सफ़र, रेल का डिब्बा और पूरी रात की बेचैनी। मैं भागना नहीं चाहता था, उसने धीमे से कहा, लेकिन मुझे लगा अगर रुका तो कभी सच साबित नहीं कर पाऊंगा। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। बाहर सड़क पर लोगों की आवाज़, घोड़ों की टाप, दूर किसी ठेले वाले की पुकार, सब कुछ इस कमरे की चुप्पी में और साफ सुनाई दे रहा था। डेरिक अब चुप था। उसका हाथ अभी भी हेनरी के कंधे पर था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। डेरिक कुछ पल चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब ना मजाक था ना हैरानी। उसने हेनरी की तरफ देखा, धीरे से कंधे से हाथ हटाया और थोड़ा पीछे सरक कर बैठ गया। हेनरी, तो तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? डेरिक ने पूछा। हेनरी ने सिर उठाकर डेरिक की तरफ देखा। आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें डर से ज्यादा बेचैनी थी। डेरिक, मेरे दोस्त, पूरे फ्रांस में सिर्फ तुम हो जो मेरी मदद कर सकते हो। डेरिक चुपचाप सुनता रहा। हेनरी आगे बोला, तुम फ्रेंच जासूसी विभाग में बड़े अफसर हो। तुम्हारी पहुंच बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों तक है। मैं जानता हूं तुम्हारी इस सिफारिश को कोई पुलिस अफसर नहीं टालेगा। उसने एक गहरी सांस ली। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे पुलिस अधिकारी को इस केस पर लगवाओ, कोई ऐसा जो जांच सही ढंग से करे। गांव का इंस्पेक्टर बिना सबूत, बिना ठीक से जांच किए मुझे दोषी मान बैठा है। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। हेनरी अब सीधे डेरिक की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और शायद आखिरी भरोसा भी। डेरिक ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ी और कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। डेरिक धीरे से सोफे से उठा। वो खिड़की की तरफ गया और भारी पर्दे एक तरफ कर दिए। बाहर से आती सूरज की रोशनी सीधे कमरे के फर्श पर पड़ी। कमरे में जैसे अचानक नई चमक फैल गई। डेरिक बिना कुछ कहे वापस अपनी काम करने वाली मेज के पास गया, कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी नजर सामने रखे कागजों पर थी, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, वो सोच रहा था। हेनरी उसे देख रहा था। डेरिक की चुप्पी उसे और बेचैन कर रही थी। आखिरकार हेनरी भी सोफे से उठा, धीरे धीरे चलकर मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने थोड़ा झुककर कहा, डेरिक, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। डेरिक ने सिर उठाया और पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। आवाज शांत थी लेकिन साफ। मुझे माफ करना हेनरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं एक सरकारी विभाग में हूं और इस समय तुम एक फरार मुलजिम हो, इसलिए अपनी आधिकारिक हैसियत से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हेनरी का चेहरा एक ही पल में उतर गया। उसे लगा जैसे उसकी उम्मीदों का महल आंख झपकते ही ढह गया हो। जिस दोस्त से मिलने के लिए उसने हवालात से भागने जैसा जोखिम उठाया, वही अब सामने बैठकर मदद से इनकार कर रहा था। उसके कानों में बस एक ही लाइन बार बार गूंज रही थी, मैं मदद नहीं कर सकता। कमरे में रोशनी पहले जैसी ही थी, लेकिन हेनरी को सब धुंधला सा लग रहा था। वो कुर्सी पर सीधा बैठा था, पर अंदर से जैसे बैठने की ताकत भी कम पड़ रही थी। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये एक भरोसे का टूटना था। डेरिक अब भी उसे देख रहा था, चेहरा स्थिर। हेनरी ने धीमे से नजर झुका ली। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि भागकर यहां आना गलती भी हो सकता है। हेनरी ने खुद को संभाला। वो धीरे से कुर्सी से उठा
और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है डेरेक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए किसी तरह का खतरा नहीं बनना चाहता, तुम अपनी जगह सही हो। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। जैसे ही हेनरी मुड़कर जाने लगा, पीछे से डेरेक की आवाज आई, कहां जा रहे हो भाई? हेनरी ठिठक गया। उसने पलट कर देखा। मतलब? डेरेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओ हेनरी, मैंने तुमसे कहा कि मैं अपनी आधिकारिक हैसियत से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा? वो अपनी कुर्सी से उठा, हेनरी की तरफ बढ़ा और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, ऑफिशियली नहीं, पर दोस्त की तरह मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द भारी नहीं थे। हेनरी के चेहरे पर कई दिनों बाद राहत की एक हल्की परत दिखी। इतने दिन की भाग दौड़, डर और अकेलेपन के बाद उसे पहली बार लगा वो पूरी तरह अकेला नहीं है। हेनरी आगे बढ़ा और इस बार दोनों फिर से गले मिले, लेकिन इस बार पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। थैंक यू डेरेक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। हेनरी बार बार यही कहे जा रहा था। अचानक इस तरह गले लगाए जाने से डेरेक थोड़ा चौंक गया, फिर हल्का सा हंसते हुए बोला, अरे भाई, धन्यवाद किस बात का? वो थोड़ा पीछे हटकर हेनरी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिलहाल तो तुम्हें जरूरत है खुद को पेरिस के हिसाब से ढालने की, और मुझे पता है तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरेक ने फिर से सर्वेंट बेल बजाई। घंटी की आवाज कमरे में गूंजी। हेनरी, जाओ, अच्छे से तैयार होकर मेरे पास आओ, हमें किसी से मिलने जाना है। किसी से मिलने? हेनरी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर सवाल साफ था। डेरेक ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, तुम्हारे ही केस के सिलसिले में मिलना है, अब जल्दी करो, जाओ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ जैकब। जैकब अंदर आया। डेरेक ने बिना उठे कहा, जैकब, सर को इनका कमरा दिखा दो, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना, और हाँ, इन्हें मेरा वार्डरोब दिखा देना, ये अपने साथ कपड़े नहीं लाए हैं। जी सर। जैकब ने सिर झुकाया और हेनरी के साथ बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ डेरेक था। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से खिड़की की तरफ मुड़ा। नीचे सड़क पर आती जाती भीड़ को देखते हुए उसके चेहरे पर सोच की एक गहरी रेखा उभर आई। हेनरी के जाने के बाद डेरेक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क पर हलचल थी, लेकिन उसकी नजर दूर आसमान पर थी। काले बादल धीरे धीरे सूरज को ढक रहे थे, रोशनी कम होने लगी थी। डेरेक कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। हेनरी वापस अंदर आया। अब वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। साफ सुथरे नए कपड़े, बाल करीने से सजे हुए। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी दूर गांव का रहने वाला है या हवालात से भागा हुआ आदमी है। डेरेक ने मुड़कर उसे देखा, कुछ पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान आई। अब लग रहे हो पेरिस के आदमी। उधर गांव में सुबह से ही पुलिस के दस्ते अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे। हर गली, हर मोड़, हर सुनसान कोना। कुछ सिपाही शराब खाने के पीछे बने सेब के बाग में तलाश कर रहे थे। घास उलट पुलट कर देखी जा रही थी, पेड़ों के पीछे झांका जा रहा था। सेब के बाग की मिट्टी पर जूतों के निशान ढूंढे जा रहे थे। नदी के किनारे तक तलाश बढ़ाई जा रही थी, जैसे हेनरी कहीं भी छुपा हो सकता हो। दूसरी तरफ गांव के चौक में इंस्पेक्टर खड़ा था, उसके आसपास कुछ सिपाही और सामने घबराए हुए गांव वाले। किसी ने उसे देखा? रात में कोई हरकत? लोग सिर हिला रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच एक बात साफ थी, पुलिस को पूरा यकीन था, हेनरी ही कातिल है। इधर पेरिस में डेरेक ने अपना हैट उठाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, चलो हेनरी, जल्दी करो। दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए और घर से बाहर निकल गए। बाहर का माहौल घर के अंदर की गर्माहट से बिल्कुल अलग था। हवा ठंडी थी, आसमान पर बादल और गहरे हो चुके थे। सड़क के किनारे खड़े होकर डेरेक ने हाथ उठाया। ओ भाई साहब, गाड़ी खाली है क्या? घोड़ा गाड़ी वाले ने पास आकर पूछा। कहाँ जाएंगे सर आप? डेरेक ने ऊंची आवाज में कहा, NJN स्ट्रीट। घोड़ा गाड़ी वाले ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए सर। डेरेक और हेनरी गाड़ी में बैठ गए। कुछ ही देर में गाड़ी तेजी से NJN स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगी। सारे रास्ते दोनों दोस्तों में कोई बात नहीं हुई। बाहर हो रही तेज बारिश मौसम को और सर्द बना रही थी। करीब 20 मिनट के बाद गाड़ी की रफ्तार कम हुई।
और एक चौड़ी सी सड़क के किनारे एक 2 मंजिला मकान के बाहर आकर रुक गई। सबसे पहले डेरिक नीचे उतरा। हवा में अपना हैट संभालते हुए बोला, आओ हेनरी, हमें यहीं आना था। और कितना किराया हुआ भाई? सर, सिर्फ आधा फ्रैंक, उसने जवाब दिया। डेरिक ने अपने ओवरकोट में हाथ डाला। गाड़ी वाले को 1 फ्रैंक देते हुए कहा, अगर हम आधे घंटे तक वापस नहीं आए तो चले जाना। उसी वक्त एक पुलिस का सिपाही उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हेनरी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने हल्का सा चेहरा घुमा लिया और 1 कदम पीछे हट गया। क्या बात हेनरी? वो पुलिस वाला मुझे देख रहा है, शायद उसे मुझ पर शक हो गया है। हेनरी, पुलिस वाले भगवान नहीं होते। जब तक तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे तुम भीड़ से अलग दिखो, तब तक तुम उनकी नजर में नहीं आओगे, समझे? समय सुबह के 9:35 हो रहे थे, लेकिन दिन होते हुए भी अंधेरा सा लग रहा था। डेरिक उस 2 मंजिला मकान की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे हेनरी भी चल दिया। बारिश अब भी बरस रही थी। ठंडी हवा कपड़ों के आर पार चुभ रही थी। बारिश से बचने के लिए दोनों उसी घर के बने छज्जे के नीचे खड़े हो गए। डेरिक ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम किससे मिलने आए हैं? अभी पता चल जाएगा हेनरी। और एक बात का ख्याल रखना, वो शख्स बहुत सनकी है, इसलिए जरा हिसाब से बोलना। दरवाजा धीरे से खुला। अरे डेरिक सर, आप? उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। अरे कैसी हैं आप मिसेस लॉरेल? मिसेस लॉरेल ने अपने हाथ के कोने से एप्रन ठीक किया। मैं ठीक हूं सर, बस जैसे तैसे चल रहा है। सर कहाँ हैं? सर ऊपर ही हैं। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। हेनरी ने यह सुनकर डेरिक की तरफ देखा। मिसेस लॉरेल ने धीमे स्वर में आगे कहा, आज उनका मिजाज थोड़ा अलग है सर। डेरिक ने बिना घबराहट के जवाब दिया, उनका मिजाज कब अलग नहीं होता। मिसेस लॉरेल ने भी फीकी हंसी हंसी। डेरिक आगे बढ़ा। हेनरी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर उनके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कमरे में फर्श लकड़ी का था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और हवा में किसी दवा या जड़ी बूटी जैसी गंध घुली हुई थी। अंदर एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, गोरा रंग, पतली लंबी नाक, दोनों हाथ अपनी छाती पर रखे अपनी आराम कुर्सी में आंखें बंद किए बैठा था। डेरिक ने अंदर घुसते हुए कहा, मिस्टर वोलमोंट, क्या हाल है आपके? आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? वोलमोंट अपनी आराम कुर्सी से उठा। सीधा खड़ा होकर उसने डेरिक की तरफ देखा और कहा, अरे मिस्टर मूसेस, क्या बात है, आज सुबह इधर कैसे? डेरिक आगे बढ़ा और उससे हाथ मिलाया। अरे कुछ खास नहीं, बस आपसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। आप बताइए कैसे हैं? फिर उसने हेनरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, इनसे मिलिए, यह है मेरे पुराने दोस्त हेनरी रॉजर। हेनरी ने हल्का सा सिर झुकाया। डेरिक ने आगे कहा, और हेनरी, यह है मिस्टर वोलमोंट, जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव। वोलमोंट ने हेनरी की तरफ देखा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी रही। कहिए, क्या लेंगे, चाय, कॉफी या? बात बीच में काटते हुए डेरिक बोला, अरे नहीं वोलमोंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस कुछ काम से आए थे तुम्हारे पास। वोलमोंट की भौं हल्की सी उठी। काम? शुक्र है ये शब्द सुनने को मिला, वरना पिछले 2 हफ्तों से खाली बैठा था। खैर, अब आप आए हैं तो कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या इस बार फिर कोई सरकारी साजिश या किसी मंत्री के बारे में कुछ पता करना है या किसी पर नजर रखवानी है? डेरिक ये सुनकर थोड़ा सा ठिठका। अरे नहीं नहीं वोलमोंट, आज का मामला थोड़ा निजी है। दरअसल मेरे दोस्त हेनरी को आपकी मदद चाहिए। वोलमोंट ने बीच में ही रोक दिया। निजी मामला? उसकी नजर सीधी हेनरी पर टिक गई। तो क्यों ना मामला आपके दोस्त ही सुनाए, क्यों डेरिक? ये सुनकर डेरिक एक पल को चौंक गया। बात अपने ऊपर आते देख हेनरी भी घबरा गया, लेकिन डेरिक ने हल्के से हाथ के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। हेनरी ने गहरी सांस ली, धीरे से बोला, सर, मेरे ऊपर एक खून का इल्जाम है और वो खून मैंने नहीं किया। खून? ये शब्द सुनते ही जैसे वोलमोंट में जान आ गई। वो लगभग उछल पड़ा। शुक्र है कुछ बढ़िया सुनने को मिला, वरना यहां बस डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, इन सब के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वोलमोंट को इस तरह बर्ताव करते देख हेनरी का माथा ठनका। ये कैसा इंसान है जो खून का नाम सुनकर खुश हो रहा है? उसी पल उसे डेरिक की बात याद आई। ये आदमी सनकी है। वोलमोंट वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कोहनियां घुटनों पर टिकाई, थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, तो हेनरी, मुझे पूरा मामला बताइए। हेनरी ने शुरुआत से सब कुछ बताया। कैसे कर्नल का कत्ल हुआ, कैसे शक उस पर गया, कैसे पूछताछ हुई, कैसे वो हवालात से भागकर यहां पहुंचा। जब बात खत्म हुई, वोलमोंट धीरे से उठा, सोच में डूबा, खिड़की तक गया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। फिर मुड़कर बोला, डेरिक, ये केस खत्म है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारे दोस्त ने हवालात से भागकर खुद को दोषी साबित कर दिया है। अब कोई अदालत इसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी।
मेरे हिसाब से इसे पुलिस के सामने पेश हो जाना चाहिए। हेनरी का चेहरा उतर गया। मैं ऐसी पुलिस के आगे क्यों सरेंडर करूं जो बिना जांच के मुझे ही दोषी बना रही है? उसके शब्द कमरे में गूंज गए। वोल्मोंट आगे बढ़ा। भागने से क्या साबित होता है? क्या इससे यह साबित होता है कि तुम निर्दोष हो? हेनरी एक कदम आगे आया। अगर मैं दोषी होता तो क्या अपने दोस्त के पास आता जो इंटेलिजेंस एजेंसी का अफसर है? क्या पेरिस आता जहां पुलिस मुझे ढूंढ सकती है? क्या गांव के पास छिपता? और अगर मैं दोषी होता तो क्या तुम्हारे सामने खड़े होकर मदद मांगता? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वोल्मोंट ने धीमे कहा, ठंडे तर्कपूर्ण स्वर में, भावनाएं अदालत में दलील नहीं होती, अदालतें सबूत पर चलती हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरी जान खतरे में है। इंस्पेक्टर मुझे फंसाना चाहता है। मैं मदद के लिए आया हूं, वरना दुनिया सवाल कर रही है उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। डेलिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं गारंटी देता हूं, हेनरी निर्दोष है। वुलमोंट खिड़की की ओर गया, फिर मुड़ा। ठीक है, मैं ये केस देखूंगा, पर अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसकी नजर सीधी हेनरी पर थी। मैं तैयार हूं। डेरिक ने राहत की सांस ली। क्या हेनरी सच में निर्दोष है, या कहानी का कोई और पहलू बाकी है, या वुलमोंट किसी बड़े खेल में कदम रख चुका है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक देखते रहिए डार्क स्टोरीज एक्सप्लेन्ड।